विजयनगर गांव में अमृतलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी पहली पत्नी विंध्या की मृत्यु हो गई थी। विंध्या का एक बेटा था किशन। फिर अमृतलाल ने सरिता से शादी कर ली थी। सरिता का भी एक बेटा था रमन। वैसे तो सरिता किसी भी तरह से किशन को पसंद नहीं करती थी और वो केवल अपने ही बेटे से प्यार करती थी, परंतु किशन सरिता को ही अपनी माँ समझता था और उसे बहुत प्यार करता था। वो अपने छोटे भाई से भी बहुत प्रेम किया करता था। किशन और रमन दोनों भाई अब बड़े हो चुके थे। अमृतलाल अपने खेतों पर जा रहा था, तभी सरिता ने कहा, अजी सुनिए, रमन को कुछ पैसों की जरूरत थी, वो देते जाइए। सरिता, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने उसे 1000 रुपए दिए थे, फिर उसे क्या जरूरत पड़ गई? वो अब बड़ा हो चुका है, उसे भी किशन की तरह मेरे साथ खेतों में काम करना चाहिए। देखो जी, अगर आपको उसे पैसे नहीं देने हैं तो ना सही, लेकिन आप उसकी बराबरी किशन से तो मत ही करो। किशन बड़ा है, उसे सब कुछ करना ही चाहिए। रमन छोटा है। बड़े भाई के होते हुए भला छोटा भाई काम करते हुए अच्छा लगेगा क्या? छोटे भाई को काम करने की क्या जरूरत? पिताजी, माँ सही तो कह रही हैं। मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए खेतों में। और हाँ, अगर उसे पैसों की जरूरत है तो आप पैसे दे दीजिए। ठीक है किशन, तुम कहते हो तो दे देता हूँ। ये लो पैसे। अमृतलाल किशन को बहुत प्रेम करता था। किशन बहुत ही मेहनती लड़का था। वो पूरे दिन अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था और दूसरी तरफ रमन बहुत ही आलसी किस्म का लड़का था। वो किसी भी काम में अपने पिता की मदद नहीं करता था और उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ कर रखा था और उसे बदतमीज बना दिया था। अमृतलाल और किशन के जाने के बाद रमन अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आपने पिताजी से मेरे लिए 1000 रुपए ले लिए ना? हाँ बेटा, ये रहे तेरे 1000 रुपए। लेकिन तूने बताया नहीं कि तुझे इन पैसों की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। अरे माँ, अब तुम मुझसे हिसाब किताब मत लो। वैसे भी तुमने मुझे लाखों रुपए नहीं दे दिए जो मैं तुम्हें हिसाब दूं। अब मैं चलता हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। और हाँ, आज मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ किशन और अमृतलाल दोनों खेतों की जुताई कर रहे थे। तभी अमृतलाल किशन से बोला, किशन, इस बार भी लगता है कि हमारे खेतों की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ पिताजी, अब खेतों में दवाई डालने का समय हो गया है। ठीक है बेटा, कल मैं शहर जाकर दवाई ले आऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं सुबह जल्दी उठकर शहर से दवाई ले आऊंगा। उसके बाद हम साथ में खेतों में आ जाएंगे। आप क्यों परेशान होंगे? मैं हूँ ना। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे ज्यादा काम नहीं करने देता। काश तेरा भाई रमन भी तेरी तरह होता। आप चिंता ना कीजिए पिताजी, अभी वो छोटा है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। शाम को किशन और अमृतलाल दोनों घर पहुंचते हैं। किशन ने देखा कि रमन पूरी और खीर खा रहा था। किशन खुश होते हुए अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तुमने आज पूरी और खीर बनाई है, जल्दी से मुझे खाने को दे दो। मुझे तो पूरी और खीर देखकर बहुत भूख लग गई। नहीं नहीं, पूरी और खीर तो मैंने सिर्फ रमन के लिए बनाई थी। इतना दूध कहाँ था घर में कि मैं इतनी खीर बना पाती, वो भी तुम सारे लोग खा पाते। मैंने सब्जी और रोटी बनाई है, तुम लोग वही खा लो। किशन उदास हो गया। फिर वो खाना खाकर सोने चला गया। सरिता अक्सर ही अपने दोनों बेटों में भेदभाव किया करती थी। इसी तरह समय गुजर रहा था। फिर अचानक एक बार अमृतलाल की बहुत तबीयत खराब हो गई। अमृतलाल का इलाज करवाने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ रही थी। सरिता और किशन दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन किशन अपनी माँ से बोला, माँ, पिताजी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। हमें इन्हें शहर ले जाकर इलाज कराना होगा और इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हम अपने घर को गिरवी रख देते हैं और इससे हमें जो पैसे मिलेंगे, हम उससे पिताजी का अच्छी तरह से इलाज करवा पाएंगे। ठीक है किशन, तुम घर को गिरवी रख दो। अब किशन साहूकार के पास गया और घर को गिरवी रख दिया।
और उससे मिले हुए पैसों से अपने पिता का इलाज करवाया। किशन की लगन, मेहनत और देखभाल से उसके पिता जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद किशन कहता है, पिताजी, भगवान का शुक्र है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब हमारे खेतों में फसल लगाने का समय आ गया है, लेकिन आप घर पर आराम करिए। मैं खेतों में जाकर फसल लगाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपने छोटे भाई रमन को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेगा। ये सुनकर रमन गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं पिताजी? मैं खेतों में काम क्यों करूं? किशन भैया अकेले ही काफी हैं। मुझे खेतों में काम नहीं करना है। ऐसा कहकर रमन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब किशन अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, खेतों का काम मैं अकेले ही संभाल लूंगा। आप रमन से ना कहिए। किशन अकेला ही खेतों की तरफ जाता है। वो खेतों में बहुत मेहनत करता है, फसल लगाता है, परंतु इस साल बारिश अच्छी ना होने की वजह से फसल खराब हो जाती है। दूसरी तरफ साहूकार उनके घर आता है और अमृतलाल से कहता है, देखो अमृतलाल, किशन ने मेरे पास अपना घर गिरवी रखा था और अभी तक उसने कोई भी पैसा वापस नहीं किया है। अब वक्त आ गया है, या तो तुम घर खाली कर दो या मुझे मेरा पैसा दे दो। सेठ जी, अगर आप थोड़ा और रुक जाते तो मैं आपकी एक एक पाई पाई चुका देता। नहीं नहीं अमृतलाल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देता हूँ। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा। साहूकार ऐसा कहकर चला गया। अमृतलाल और किशन ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। तभी अमृतलाल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम ऐसा करते हैं कि अपने खेत का आधा हिस्सा बेच देते हैं और साहूकार के पैसे चुका देते हैं। फिर किशन ने ऐसा ही किया। अपने खेत का आधा हिस्सा बेचकर साहूकार के पैसे चुका दिए। बचे हुए पैसों से सरिता ने दोनों बेटों की शादी कर दी। लेकिन यहाँ पर भी सरिता जहाँ अपने बेटे के लिए एक बड़ी घर की बहू लेकर आई, वहीं किशन के लिए एक गरीब घर की लड़की को लेकर आ गई। किशन की पत्नी सुमन बहुत ही साधारण और दयालु स्वभाव की लड़की थी, जबकि रमन की पत्नी निधि एक घमंडी लड़की थी। शादी को अभी कुछ ही दिन बीते थे। निधि अपने पति रमन से कहती है, सुनो जी, अपने सौतेले भाई को कहीं और जाकर रहने के लिए बोलो। वैसे ही घर का खर्चा इतना ज्यादा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम सही कहती हो निधि, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। और फिर रमन अपनी माँ से बोला, देखो माँ, भैया भाभी का खर्चा और हमारा खर्चा मिलाकर बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसे भी भैया के हिस्से का खेत तो पिताजी ने बेच दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि भैया मेरे हिस्से के खेत में काम करें। उन्हें कह दो कि वो अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लें। ये सारी बातें अमृतलाल और किशन सुन रहे थे। तभी अमृतलाल बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है रमन? वो तुम्हारा बड़ा भाई है और मेरे पास जो भी है उसमें तुम दोनों का बराबर का हिस्सा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बल्कि आप बकवास कर रहे हैं। मेरे बेटे ने तो खेत बेचने की बात नहीं की थी। आप दोनों का फैसला था ये, इसीलिए बचा हुआ आधा खेत सिर्फ मेरे बेटे का है। उस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है और अब किशन को अपनी व्यवस्था अलग कर लेनी चाहिए। इतने में ही किशन बोल पड़ा, पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, माँ सही कह रही हैं। मैं यहाँ से चला जाता हूँ और आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं अपना स्वयं का खर्चा उठाने के लिए काबिल हूँ। ठीक है माँ, मैं और मेरी पत्नी जा रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। आप हमेशा ही मेरी माँ होंगी। ऐसा कहकर किशन अपनी पत्नी सुमन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो पास ही के गांव में एक झोपड़ी किराए पर ले लेता है और फिर साहूकार की दुकान पर काम करने लगता है। धीरे धीरे किशन पैसे इकट्ठा करके अपने खुद का घर खरीद लेता है और एक छोटी सी बीज और खाद की दुकान भी खोल लेता है। दूसरी तरफ अमृतलाल खेतों में काम करने के लिए अकेला पड़ जाता है, इसीलिए उनकी फसल अच्छी तैयार नहीं होती और रमन कभी भी अपने पिता की मदद नहीं करता। इस तरह घर में पैसों की लगातार कमी होने लगती है।
तभी निधि एक दिन अपने पति रमन से कहती है, सुनो जी, खेतों से इतने कम पैसे आ रहे हैं, हमारे घर का खर्चा तो चल ही नहीं पा रहा, और उस पर माँ जी पिताजी का भी इतना खर्चा है। केवल आप अकेले उनकी बेटी नहीं है। माँ और पिताजी को कहिए कि वो अपनी बड़ी बेटी के पास जाकर रहे, ताकि हमारा गुजर बसर अच्छे से हो सके। रमन ने ये सारी बातें आकर अपनी माँ और पिताजी को कही। इस पर सरिता को बहुत दुख हुआ और वो रमन से बोली, ये तो क्या कह रहा है रमन? मैंने जीवन भर तुझे ही अपना बेटा समझा, कभी भी किशन को अपना सगा बेटा नहीं समझा, और सब कुछ तेरे लिए ही किया। और आज तू कह रहा है कि मैं किशन के पास चली जाऊं? अब मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों भाइयों में कितना फर्क है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। माँ, तुम चाहे जो भी समझो, लेकिन तुम्हें किशन के पास जाना ही होगा। मैं सरिता की बात नहीं टाल सकता। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। मुझे अपने बेटे किशन पर पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ से मायूस नहीं लौटना पड़ेगा। लेकिन तुम एक बात जरूर याद रखना, जो तुम कर रहे हो वो जीवन का सही तरीका नहीं है। इसके लिए तुम्हें पछताना होगा। ऐसा कहकर अमृतलाल और सरिता वहां से चली जाती हैं और वो अपने बड़े बेटे किशन के पास पहुंचते हैं। अमृतलाल किशन को सारी बात बताता है। ये सुनकर किशन कहता है, माँ पिताजी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं आप दोनों की जीवन भर सेवा कर सकता हूँ, और आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। बेटा किशन, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ में आ गया कि तुम ही मेरे सच्चे पुत्र हो। और फिर वो दोनों किशन और सुमन के साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ रमन को खेतों में काम करने की आदत नहीं थी। फसल की सही देखभाल ना करने के कारण रमन की फसल खराब हो जाती है और निधि रमन से रोज पैसों को लेकर झगड़ा करने लगती है। अब रमन परेशान होकर घर का खर्चा चलाने के लिए अपना घर ही गिरवी रख देता है। जल्दी ही साहूकार ने उसे पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन रमन और निधि को भी अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब रमन और निधि पूरी तरह सड़क पर आ चुके थे। रमन निधि को लेकर अपने खेतों में आया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। गांव के एक व्यक्ति जग्गू ने ये सारी बात जाकर किशन को बताई और ये भी बताया कि रमन और उसकी पत्नी दोनों ही पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए हैं। जैसे ही किशन ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही अपने भाई से मिलने चल दिया। किशन रमन के पास आया और बोला, मेरे भाई, अगर तुझे जीवन में परेशानियां थी तो मुझे याद तो करना था। तू ये कैसे भूल गया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अभी मैं जीवित हूँ। तुझे इस तरह पेड़ के नीचे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू अभी मेरे साथ मेरे घर चल। मेरे घर में इतनी जगह है कि हम सब मिलकर रह सकते हैं। अपने भाई किशन की बात सुनकर रमन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वो बोला, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा ही आपको गलत समझा और आपको घर से जाने के लिए भी कह दिया। भैया, अब मैं अपने जीवन में कभी भी आपसे मतभेद नहीं करूंगा और आपका छोटा भाई होने के नाते सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और तब निधि भी बोल पड़ी, हाँ भैया, ये सही कह रहे हैं। मुझे भी अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा है। इनके साथ साथ आप मुझे भी माफ कर दो। किशन ने उन दोनों को माफ कर दिया और अपने घर ले आया। अमृतलाल और सरिता ये सारी बातें जानकर बहुत खुश हुए और वो लोग साथ साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। किसी गांव में अमीरचंद नाम के एक जमींदार रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो करीब 8 साल का था। साथ ही उनकी पत्नी भी थी जो बीमार रहा करती थी। अमीरचंद के घर में कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को शहर के भी कई बड़े अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन कहीं से भी वो ठीक नहीं हो रही थी। एक रात अचानक से अमीरचंद की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ आगे का जीवन और बिता पाऊंगी। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। हम कल ही एक अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे।
नहीं नहीं, अब समय नहीं है मेरे पास। आप बिट्टू का ख्याल रखना और उसे मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। मेरा समय आ गया है। इतना कहकर अमीरचंद की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए और बिट्टू एक कोने में खड़ा ये सब देखकर रोने लगा। अमीरचंद ने उसे संभाला और आगे के कुछ दिनों में वो उसका ख्याल रखने लगे। अमीरचंद की जिंदगी वापस से पटरी पर आ रही थी, लेकिन बिट्टू गुमसुम रहने लगा था। गांव के लोगों ने बिट्टू की हालत को देखते हुए अमीरचंद जी से दूसरी शादी करने की बात की, लेकिन अमीरचंद इस बात को टाल दिया करते थे। अमीरचंद जी, आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो सोचिए। उसके लिए तो दूसरी शादी कर लीजिए। उसे तो माँ की कमी खलती होगी ना। वो सब तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं सौतेली माँ ने उसे सगी माँ जैसा प्यार नहीं दिया तो। अरे जमींदार साहब, वो दिन गए, अब कोई नहीं रखता ऐसी सोच। अब तो माँ माँ होती है, चाहे सौतेली हो या सगी। आपको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, मैं विचार करता हूँ इस पर। अमीरचंद ने इस बात को भी टाल ही दिया था, लेकिन एक दिन जब वो किसी काम से दूसरे गांव गए तो रास्ते में अचानक से मौसम काफी बदल गया और आंधी तूफान आने लगे। बैलों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और तेज बारिश शुरू हो गई। हे प्रभु, ये क्या? अचानक ऐसा भयानक मौसम क्यों हो गया? मुझे रुकना होगा, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कहाँ जाऊं? अपनी बैलगाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर अमीरचंद आगे की ओर बढ़ गए कि कहीं उन्हें रुकने के लिए जगह मिल जाए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक जोड़ी दिखाई दी, जिसमें से कुछ रोशनी आ रही थी। अमीरचंद जी को वहां से उम्मीद की एक किरण नजर आई और वो उस तरफ बढ़ गए। लगता है यहाँ कोई रहता है, लेकिन कौन? और गांव से बाहर ये अकेली झोपड़ी यहाँ क्यों? खैर, मुझे तो फिलहाल अपने बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़कर अमीरचंद जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत बाहर आई, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाहर आते ही अमीरचंद जी ने कहा, जी, वो बाहर बहुत तूफान आ रहा है, आसपास कोई जगह नहीं थी ठहरने को, फिर आपका घर दिखा तो मैं यहाँ आ गया। क्या मैं बारिश थमने तक यहाँ रुक सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। अमीरचंद अंदर चले गए और उस औरत ने चूल्हा जलाकर अमीरचंद जी के लिए खाना बना दिया। अरे, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप भूखे और थके हुए हैं। लीजिए, खाना खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका घर गांव से बाहर क्यों है, गांव के अंदर बस्ती में क्यों नहीं? अरे नहीं जी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आप उदास मत होइए। अमीरचंद जी की बात सुनकर औरत के भाव बदल गए और वो उदास हो गई। मेरा नाम मोहिनी है और पहले मैं भी उसी गांव में रहती थी, अपने सास ससुर, पति और बेटे के साथ। लेकिन एक दिन मेरे पति और मेरे बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस दिन से मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे डायन मानकर जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उस औरत की बात सुनकर अमीरचंद जी को उसके लिए बुरा लगा। उन्होंने कुछ देर शांत रहने की बात कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ मेरे घर चलें। अपनी पत्नी के जाने के बाद मेरे लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं उसे छोड़कर कई बार बहुत जरूरी काम से भी नहीं जा पाता। इसीलिए अगर आप मेरे घर आकर रहें तो आपको रहने के लिए घर और मेरे बेटे को एक माँ मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप सोचकर मुझे बता दीजिएगा। यहाँ अभाव में जिंदगी जीने से अच्छा है मेरे घर जाकर अच्छी जिंदगी जी लो आप। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, बस अपने बेटे को माँ का प्यार देने वाली एक अच्छी औरत चाहता हूँ।
आप मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं। औरत अमीर चंद की बात सुनकर वहां से उठकर बाहर खड़ी हो जाती है और अमीर चंद बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है और वो औरत अमीर चंद के पास आकर कहती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। अमीर चंद उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही मोहिनी बिट्टू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने बेटे की याद आ गई, लेकिन अब से बिट्टू ही मेरा बेटा है और मैं बिट्टू की माँ। मोहिनी के इस तरह के व्यवहार को देखकर घर के नौकर कुछ अचंभा करते हैं और कहते हैं, ये देखो आते ही कैसे पांव पसार रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कुछ ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मालिक को जो ठीक लगे सो करें। मोहिनी को आए अब कुछ दिन बीत चुके थे। उसने बिट्टू के दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन शांति और बाकी के नौकरों को अभी भी कुछ बात खटक रही थी। एक दिन अचानक से मोहिनी ने घर में चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। शांति, भोला, बिरजू, यहाँ आओ तुम सब। ये सब क्या है? क्या चाहते हो? मेरे बिट्टू को कुछ हो जाए, तुम सब उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मोहिनी, क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो इनके ऊपर? देखिए ना, बिट्टू को खीर खानी थी, मैंने शांति से खीर बनवाई और उसे लाने को कहा, लेकिन ये देखिए खीर में कांच का टुकड़ा डाला हुआ था और ये कोई ऐसा वैसा कांच नहीं, बल्कि शांति की चूड़ी का टुकड़ा है। शांति, ये सब क्या है? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? जब से मोहिनी आई है तब से तुम लोग गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भला मैं क्यों छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाऊंगी, ताकि मेरे बिट्टू के मरते ही मैं यहाँ से निकल जाऊं और तुम लोग आराम से यहाँ घोटाले करते रहो। मोहिनी की बात सुनकर शांति रोने लगी। सुनिए, आप इन सबको काम से निकाल दीजिए। अपने बिट्टू के लिए खाना मैं खुद बना सकती हूँ और घर के किसी भी काम में मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मालिक, हम सब आपके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, आप हमारा भरोसा कीजिए। क्या आपको हम पर जरा भी विश्वास नहीं? आप इनकी बातें मत सुनिए, इनकी तो आदत ही हो गई है बेचारा बनने की। 4 आंसू क्या गिरा दिए, इनको लगता है हम इनकी बातों में आ जाएंगे। मोहिनी की बात सुनकर अमीर चंद तुरंत उन सभी नौकरों को निकालने के लिए राजी हो गया और सभी को वहां से निकाल दिया गया। अब मोहिनी घर का सारा काम अकेली संभाल रही थी और बिट्टू का भी पूरा ख्याल रख रही थी। अमीर चंद जी मोहिनी की मेहनत देखकर काफी खुश थे। एक दिन अमीर चंद को शहर किसी काम से जाना पड़ रहा था। अच्छा मोहिनी, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम बिट्टू और घर का ख्याल रखना। कोई भी समस्या हो किसी से भी कह देना, गांव में कोई भी तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है, आप जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए, बिट्टू और घर में दोनों को संभाल लूंगी। अमीर चंद जी बिट्टू और मोहिनी को छोड़कर शहर चले गए और मोहिनी अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक शाम शांति अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गई तो उसने देखा कि मोहिनी भी बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चली जा रही थी। अरे रे, ये औरत यहाँ क्या कर रही है, वो भी बिट्टू को घर में अकेला छोड़कर। शांति मोहिनी के पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि मोहिनी बीच जंगल में एक आदमी से बातें कर रही थी। वो शहर गया है, अब हमारा काम हो जाएगा। सही कहा तुमने, अब हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। तुम बस जल्दी से उस लड़के को मुझे सौंप दो। हाँ, आज की रात ही तुम हवेली के पीछे आ जाना और उस बच्चे के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मैं उसे बेहोश कर दूंगी और तुम उसे ले जाना। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर शांति एकदम से बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं बिट्टू को, मुझे बिट्टू को बचाना होगा। शांति हवेली की तरफ भागती है और बिट्टू से मिलती है। शांति को देखते ही बिट्टू उसे गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, काकी, नई माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो मुझे खाना भी नहीं देती और जब पिताजी सामने होते हैं तो वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो मुझे पिताजी से बात भी नहीं करने देती।
और मुझे डांटती भी बहुत हैं। आप सबके जाने के बाद से घर का सारा काम मैंने ही किया है। बिट्टू की हालत देखकर शांति का कलेजा फट जाता है और वो गुस्से में आ जाती है। वो बिट्टू के कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात मोहिनी बिट्टू के पास आती है और कहती है, बिट्टू मेरा बच्चा, ये देख आज माँ ने खीर पूरी और हलवा बनाया है, आजा खाना खा ले। अरे वाह माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ मैं खा लेता हूँ। हाँ, अच्छे से खाना। मोहिनी बिट्टू को खाना देकर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि बिट्टू सोया हुआ था और खाना पूरा खत्म हो चुका था। चलो आखिर अब नाटक खत्म हुआ। अब इस बिट्टू की बलि चढ़ाकर मैं अपने बेटे को जिंदा करूंगी। मोहिनी पीछे के दरवाजे से उसी आदमी को बुलाती है और वो आदमी बिट्टू को उठाकर ले जाने लगता है। तभी गांव वाले और शांति मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। बाहर का शोर सुनकर मोहिनी आगे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बिरजू और भोला उसे पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। ये सब क्या कर रही थी तुम? कहाँ ले जा रही थी हमारे बिट्टू को? और तुम पर तो शक तब से ही था मुझे, जब से तुम यहाँ आई थी। अब बताओ आखिर क्या मकसद था तुम्हारा यहाँ आने का? मैं कुछ नहीं, तुम सब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तभी अमीर चंद जी शहर से लौट आते हैं और वो हवेली के बाहर भीड़ को देखकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? और ये आदमी कौन है? बिट्टू को क्या हुआ है? और ये मोहिनी को क्यों पकड़ रखा है? अपने पिता की आवाज सुनकर बिट्टू उठ खड़ा होता है और उनके गले से जा लगता है। मालिक, ये औरत और ये उसका साथी बिट्टू का अपहरण करके ले जा रहे थे। शांति की बात सुनकर अमीर चंद के होश फाख्ता हो गए और वो बोले, आखिर क्या सच है? क्या कह रहे हैं ये लोग? हाँ, तुम अभी बताती हो या फिर बुला लें पुलिस को? बताती हूँ। ये मेरे पति हैं और हमारे बेटे की मौत हो चुकी थी। हम उसे दोबारा जिंदा करना चाहते थे और उसके लिए उसी की उम्र के लड़के की बलि देनी थी। एक दिन आप खुद ही मेरे घर आए और बिट्टू के बारे में बताया। बिट्टू को मारने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई। मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया और तुम दोनों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? हाँ, पुलिस को बुलाकर अभी पकड़वाता हूँ तुम लोगों को। अमीर चंद जी ने पुलिस बुलाकर दोनों को पकड़वा दिया और सभी नौकरों से माफी मांगकर उन्हें वापस काम पर रख लिया। हमें कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।